न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। और शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। पीयूष गोयल ने CSMT में रोजगार मेले में लिया भाग, 51,000 को स्थायी नौकरी। एल मुरुगन ने 251 युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपे। कपिल सिब्बल ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर उठाए सवाल। अब देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने CSMT कार्यालय में आयोजित रोजगार मेले में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने CSMT कार्यालय में आयोजित 16वें रोजगार मेले में भाग लिया। उन्होंने कहा कि आज 16वां रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित किया गया, जो अत्यंत खुशी की बात है। मैं रेलवे के सभी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस मेले को बहुत सुंदर ढंग से आयोजित किया। पीयूष गोयल ने बताया कि केंद्रीय सरकार के साथ अब तक 51,000 से अधिक युवा स्थायी नौकरियों से जुड़े हैं। उन्होंने सभी युवाओं को बधाई भी दी। बहुत आनंद की बात है कि आज 16वां रोजगार मेला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा आयोजित किया गया। रेलवे के सभी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा सुंदर आयोजन उन्होंने किया और सभी 51,000 से अधिक हमारे युवा साथी जो आज परमानेंट नौकरी के साथ केंद्र सरकार के साथ जुड़े हैं, सभी को दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में अन्य योजनाओं द्वारा देश के युवाओं को नए अवसर, चाहे वो स्वयं रोजगार के हों, चाहे रोजगार के हों, व्यापार करने के हो, उद्योजक बनने के हों, स्टार्टअप की दुनिया के साथ जुड़ने का मौका हो, अलग अलग योजनाओं से उन्होंने लगातार हमारी बहनों को, हमारे युवा युवतियों को अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने का मौका दिया है। आप अगर 11 वर्ष का इतिहास देखें तो चाहे वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो, चाहे वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत कैसे नई अनुसंधान के साथ जुड़े, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया को आगे बढ़ाएं, डिजिटल इंडिया के माध्यम से पूरे देश को कनेक्ट करने का काम करना हो। एक प्रकार से भारत आज विश्व के प्रमुख देशों के साथ जुड़ गया है। हम विश्व की टॉप 5 इकोनॉमीज़ में आ गए। अगले 2 साल 2.5 साल में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और उस अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने का काम ये हमारे सभी युवा साथी जो अब सरकार में अपनी सेवाएं देंगे, देश की जनता को एक उज्जवल भविष्य देने का काम करेंगे, उसमें जुड़ेंगे। ऐसा संदेश आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। विकसित भारत की नींव जो प्रधानमंत्री जी ने 2022 में रखी थी, इस अमृत काल के योद्धा के रूप में हमारे सब युवा साथी, बहनें, भाई काम करेंगे, ईमानदारी से देश की सेवा करेंगे, देश के निर्माण का काम करेंगे और एक ऐसा देश जो हमारे पड़ोसियों की ईर्ष्या बने और हमारा सम्मान। वो ओनिडा का एडवर्टाइजमेंट याद है, ओनर्स प्राइड नेबर्स एनवी, वो बनाने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीड़ा उठाया है, 11 वर्ष से नेतृत्व किया है और आगे चल के उनके मार्गदर्शन में, उनकी विजनरी लीडरशिप में, दूरदर्शी सोच पर हम सब मिलकर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ देश को आगे लेके जाए। और बढ़ते
अगली खबर की ओर। 16वें रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने 251 केंद्रीय सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित किए। 16वें रोजगार मेले के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने 251 उम्मीदवारों को केंद्रीय सरकार में विभिन्न विभागों में स्थायी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये रोजगार मेला युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य उन्हें सरकारी सेवा में स्थायी और सम्मानजनक रोजगार प्रदान करना है। एल मुरुगन ने बताया कि सरकार विभिन्न योजनाओं और रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने युवाओं से मेहनत और लगन से काम करने की प्रेरणा देते हुए कहा कि देश का विकास उनकी प्रतिभा और ऊर्जा से ही संभव है। अब माननीय मंत्री महोदय अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। Now the Honorable Minister issues the appointment letters to the candidates. I shall call upon the names. Kindly come and collect the appointment letters. Also request to please stay for the photograph. Firstly, G. Sunita Sadandrai Nagwanshi, Income Tax Department. और अब अगली खबर। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर सवाल उठाए। सरकार द्वारा न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी के बीच राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं और न ही कोई ऐसा आरोप है जिसके आधार पर यह कार्रवाई हो रही है। This is a very peculiar case. Let me just give me a minute or two, I'll just explain the facts. First of all, this is not a case of corruption. That's not the allegation, and that's not on the basis of which anybody has proceeded. Right? I think some political parties are thinking that because it's a case of corruption, therefore we must support. Well, they must get it out of their mind that this is nothing to do with corruption. Number two, where is the cash? Nobody has recovered any cash at all. Who was to recover the cash? The Delhi police, who was there. I'm talking about the 14th of March, because the incident happened. The fire happened at about 11:30 p.m. on the 14th of March, and the fire services department reached there. Those personnel reached there. They doused the fire. It's between 11:59 and 12:11 that certain videos were taken, right? And the police was present there. The police as well as the fire services personnel were present at the site till 1:56 a.m. on the 15th of March, right? Between 12:11 when the last video was taken and 11:56, we have no idea as to what happened to the cash, what happened to the currency, right? At 2 o'clock or 1:56 when they left, in between they never informed members of the family that any currency was recovered. They never informed. And there were other people present there, unknown people who we have no idea about during this period of time. So, number one, the question to be asked is, what was the duty of the Delhi police? If there was currency, as they say there was, and it was genuine currency, they should have cordoned off the place. They should have prepared a panchnama. They should have secured the place, because the judge was not present. The judge was away to Madhya Pradesh, right? So till the judge came, they should have made sure that the currency, if it was there, should be continue to be there, so that the judge could be asked and an investigation could take place. Apart from all that, they could have lodged an FIR against unknown persons, because they didn't know who placed the cash there, who placed the currency there, right? They should have seized some currency, and if you got a few notes that were complete and not fully burnt, we would have found out, the police could have found out which bank it came from, when it was recovered. We'd be able to, what is the source of it? Some investigation would have been done, some evidence would have been there. Now, the Delhi police therefore completely failed to do its job.
right? When you came to the committee, because this happened on the, as I told you, on the 15th morning, and the family was not told. The judge was informed late at night, right? The daughter called him up first, then at 1:23 or whatever, I don't remember the exact time. Then the PS spoke to him for about 230 seconds, which is less than 4 minutes, right? Thereafter, the judge came back in the evening, and when the PS of the Chief Justice of the Delhi High Court went to him, they both went to the site, and there was no currency there, right? Which means that between 2 a.m. in the morning and the next day, if there was currency still at 2 a.m., then somebody has removed it, right? There is no evidence of anybody removing any currency. That's not even in the finding of the committee that any currency was removed. Committee says that some cleaning up took place. And then the committee assumes that with that some cleaning up, some currency must also have been removed. But there's no evidence, there is nothing of that sort, right? Then as far as the Delhi police is concerned, the committee says that we are not concerned with what the Delhi police did. What the committee says is, since the judge cannot explain, right, as to how the money came there, when the judge says he doesn't know and the money doesn't belong to him, how can he explain? And he says, since the judge says this money doesn't belong to him, the judge must explain who put it there. So when he said he doesn't know, so therefore the burden is on the judge to prove as to how the money came there. So instead of an investigation, the burden is on the judge. How can the judge discharge the burden when he says it doesn't belong to me and I don't know where it came from? How can the judge discharge? So that's the conclusion. We're not concerned with what the Delhi police did. We're not concerned with what the fire services personnel did, because they should have found out as to how the fire took place, because in that room, in that outhouse, and this is another very important thing, this alleged currency was in the outhouse of the premises allotted to the judge, right? And the keys of the outhouse, and there is a lot of evidence to that effect of the staff, was always available with anybody. So why would any person in his right mind, especially a judge who has enormous experience and one of the finest judges of the High Court, you ask any lawyer in this High Court or even the Allahabad High Court, they will tell you the same thing. We just cannot believe that such a thing could have happened. But be that as it may, the question is, the Fire Services Department should have found out as to how the fire took place. So they don't do their job. The Delhi police doesn't do their job. The committee doesn't do its job by finding out as to how money was placed there. And the entire burden is shifted to the judge who says the money doesn't belong to me and I didn't know how it came there. So how do you move an impeachment motion on this evidence? And this is again nothing to do with corruption. And not a single piece of currency seized. And then the judge is informed on the 17th of March. So 15th he is not informed, 16th he is not informed. On the 17th of March, the Delhi Chief Justice calls him and he's informed. On the 17th of March, he says, I don't know anything about it. And on the 21st of March, before even the committee is set up, the tape is leaked and he is transferred. This is what happens. These are the facts. Now, how does any reasonable man, let alone a committee comprising of 3 judges, 2 chief justices and a judge, come to a conclusion, and they don't even come to the conclusion that this money belongs to the judge. Their conclusion is, since he cannot explain it, therefore he is guilty. I don't understand how any reasonable man can come to this conclusion. और अब अगली खबर, भारतीय पायलट महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष कैप्टन मीनू वाडिया का बड़ा बयान। टेक ऑफ के बाद दोनों इंजन फेल होना ईंधन की कमी, यांत्रिक गड़बड़ी या साजिश का
संकेत। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 की दुर्घटना को लेकर भारतीय पायलट महासंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के संस्थापक अध्यक्ष कैप्टन मीनू वाडिया ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब विमान को पहली बार पावर ऑफ स्थिति में जांचा गया तो सब कुछ सामान्य था और पायलट को विमान पर पूरा नियंत्रण भी था। फिर ये हादसा कैसे? रिपोर्ट सिर्फ दिखा रहे हैं कि जब सब कुछ नॉर्मल था, जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था, पायलट्स एयरक्राफ्ट ठीक था, लेकिन इमीडिएटली रोटेशन करने के बाद में जब एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न हुआ है तो दोनों इंजन फेल हुआ है। उसका मतलब क्यों फेल हुआ है, फ्यूल स्टार्वेशन से हुआ है या कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम था या सैबोटाज का प्रॉब्लम था, वो अभी तक पता कर रहे हैं। जो इंक्वायरी कमेटी है वो सब एंगल देख रहे हैं। अभी तो सिर्फ पता हो कि दोनों इंजन फेल हुए हैं, पर क्यों हुआ है अभी पता करना है। पूरा बोइंग में, एयरबस में, सब जगह में ये फ्यूल स्विच इतने इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ एक हाथ से तुरंत ऑफ नहीं हो सकता है, इसलिए फेल सेफ स्विच बोलते हैं। उनके ऊपर गार्ड होता है या स्विच को फिजिकल अटेम्प्ट करने से ही ऑफ हो सकता है। सिर्फ एक अपना नॉर्मल घर में स्विच है उसको बस ऑन ऑफ किया वैसे नहीं हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट स्विच है जो बोलते हैं फेल सेफ स्विच है। तो अगर जो पायलट को चाहता है कि ऑफ करे तभी ऑफ हो सकता है, अपने आप ऑफ नहीं हो सकता। लापरवाही बिल्कुल कहीं भी नहीं है। इंजन फेल हुआ है पहले, जब पायलट को पता लगा तुरंत ही कि इंजन फेल हुआ है उसने वापस कोशिश किया है स्टार्ट करने के लिए। क्यों? जो फ्यूल स्विच की बात कर रहे हैं वो स्विच ऑफ किया है और 1 सेकंड के अंदर तुरंत वापस ऑन किया है। उसका मतलब वो लाइट अप हुआ है इंजन, लेकिन इतना लो था जो उसके पास हवाई उड़ने का जगह नहीं था, इसलिए सामने के बिल्डिंग में क्रैश हुआ है तुरंत। इंजन फेल होने से पहले तो इस फ्यूल स्टार्वेशन हुआ है, लेकिन फ्यूल स्टार्वेशन क्यों हुआ है? ये मैकेनिकल फेलियर है या ये सिस्टम इतना इलेबोरेट है, कोई गलत सिग्नल जाती है या गलत इंफॉर्मेशन जाता है, उससे भी फ्यूल दोनों इंजन के बंद होने से नॉर्मल हो ही नहीं सकता है। ये होने से ये कोई सिस्टम में गलती हो सकती है और इवन सैबोटाज भी हो सकता है, इसलिए सब एंगल स्टडी करना चाहेंगे। ह्यूमन एरर जो पायलट्स ने किया है वो बिल्कुल सही काम किया है, और जो अभी कुछ ने हाथ में कुछ गलती किया है फ्यूल सिस्टम में या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, वो पता करना है, वो अभी तक पता नहीं लगा। ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी कोई भी टाइम में हो सकती है, 50 घंटे भी 50 साल भी फ्लाई करने ह्यूमन पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इस एक्सीडेंट में इस जो स्टडी हम लोग ने किए हैं, जो एनालाइज किया है, जो पायलट ने काम किया है बिल्कुल सही काम किया है। इसका मतलब जो ऐसे अभी तक पता नहीं लगता है कि जो पायलट ने कुछ गलती किया है इसलिए यह एक्सीडेंट हुआ। जी बिल्कुल यही लाइन पे सोच रहे थे, लेकिन अभी और भी खबर मिलेंगी, ज़्यादा डिटेल स्टडी करेंगे, फ्यूल सिस्टम स्टडी करेंगे, क्यों फेल हुआ स्टडी करेंगे। ये और काफ़ी एजेंसीज इन्वॉल्व है, बोइंग कंपनी के है, इंजन के कंपनी के है, कि एयर इंडिया के कंपनी है, काफ़ी कंपनी के जो स्पेशलिस्ट हैं लोगों जो स्टडी करेंगे DFDR को और खबर देंगे और पता बाद में लगेगा कि क्यों फेल हुआ। और अब अगली खबर। भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में भीषण जल भराव, राहगीरों को आने जाने में दिक्कत। शहर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में भारी जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। जल भराव के कारण सड़कों पर वाहन चालकों और आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी से भरी सड़कों पर वाहन धीमी गति से चलने को मजबूर है, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखने को मिली। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जेल निकासी की व्यवस्था जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। मनोज अग्रवाल नाम है। क्या कहना है सर? व्यवस्था ठीक नहीं है यहाँ की। नालियाँ वगैरह सफाई करने की दावा तो करते हैं नगर निगम, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि वो अपना प्रॉपर काम करते हैं। बरसात होने के पहले ही इन्होंने जो है वो सब चीज़ें, अगर जरा बहुत कुछ करा भी है तो वहीं पे निकाल के डाल दिया, उसको उठवाया नहीं। जब उठवाया नहीं तो उसी में वापस चला गया और देखिए क्या हालत हो रही है।
पब्लिक गिर रही है, डूब रही है, गाड़ियां बंद हो जा रही हैं, बेचारे सब परेशान हो रहे हैं। गाड़ियों में ये हालत है तो बेचारे जो रिक्शे, साइकिल, स्कूटर से जा रहे हैं उनका तो ऑफिस जाना ही मुश्किल है। तो सर व्यवस्था बहुत खराब है, अच्छी व्यवस्था नहीं है। लापरवाही सर नगर निगम की है और किसकी लापरवाही है। बाकी जो अधिकारी हैं इसको देखने के लिए, वो अधिकारी अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, वो चेकिंग नहीं करते हैं, सिर्फ अपने ऑफिसों में बैठे हुए अपना वो व्यू दे देते हैं कि साहब सब कुछ सही हो गया। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उधमपुर के मशीरा प्राइमरी स्कूल को मिला नया भवन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चेनानी ब्लॉक में स्थित प्राथमिक विद्यालय मशीरा को आखिरकार 12 साल बाद अपना नया भवन मिल गया है। शिक्षा विभाग की योजनाओं के तहत ये स्कूल अब शौचालय, पेयजल और बेहतर कक्षाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं से लैस है। उधमपुर की उपायुक्त सलोनी राय ने बताया कि पहले स्कूल के पास कोई स्थायी भवन नहीं था, जिससे मौसम की मार के चलते पढ़ाई में बार बार बाधा आती थी। अब करीब 45 लाख रुपए की लागत से एक नया भवन तैयार किया गया है, जिसमें 64 छात्रों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित की गई है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम निर्मल ज्योति है। तो मैं इस स्कूल में 2014 में एज ए RTA अपॉइंट हुई थी। तो ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मशीरा है। तो इस स्कूल में मतलब कि जब से मैं अपॉइंट हुई 2014 में, तो हमारा ये स्कूल बिल्डिंग लेस स्कूल था। तो स्कूल में मतलब कि एक छोटा सा रूम था, स्ट्रेंथ बड़ी ज्यादा थी स्टूडेंट्स की। तो हमें पढ़ाने में, बच्चों को बैठने में, हर एक चीज में मतलब कि बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। जैसे बारिश हुई तो बच्चों को बैठने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी, गर्मी होगी तभी भी प्रॉब्लम होती थी। पढ़ाने में हम व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जैसे कोई एक ट्यूशन पढ़ा रहा है उस हिसाब से हमने इतने साल काटे हैं वहां पर। तो साथ में हमारे स्कूल में क्या है कि जो स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है गर्ल्स की, वो बड़ी ज्यादा है। तो यहाँ पर उस स्कूल में हमें वॉशरूम की फैसिलिटीज का भी बहुत मतलब की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि लड़कियां भी थोड़ी बड़ी हो रही हैं, तो उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता था। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते थे। लेकिन अब क्या है कि गवर्नमेंट, इसके लिए हम गवर्नमेंट और मतलब जो भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, सबने सपोर्ट किया है हमें कि हमारी जो बिल्डिंग, हमें 11 इयर्स के बाद हमें ये बिल्डिंग मिली है। हम सबका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि हमें ये बिल्डिंग प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ पर हमें मतलब बच्चों को एक बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है। बच्चों को व्हाइट बोर्ड पे बच्चे पढ़ रहे हैं, खुली जगह पे बच्चे बैठे हैं, बच्चों को कंसिस्टेंट नहीं होना पड़ रहा है। अब बच्चों को खुला मैदान है खेलने के लिए। अब बारिश का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, धूप का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बच्चे आराम से बैठते हैं। तो साथ में मतलब कि इससे क्या हुआ है कि हमारी जो लर्निंग स्किल्स हैं उसमें भी बड़ी इन्हांसमेंट हुई है। तो बच्चे मतलब कि अब व्हाइट बोर्ड से, नहीं तो बच्चों को क्या था कि व्हाइट बोर्ड से मतलब कि पढ़ने का मतलब पता नहीं चलता था। अब उसको भी बच्चों के मतलब कि लर्निंग में भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा इनहेंस हुई है सर। क्योंकि उधर क्या था कि मतलब कि बच्चे भी मतलब कि इंटरेस्टेड नहीं होते थे इतने, मतलब कि इंटरेस्ट लेवल कम हो जाता है बच्चों का, क्योंकि एक जो सराउंडिंग होती है वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चों अब यहाँ पर जब से बच्चे आए हैं हमने देखा है बच्चों का एंथुसियाज्म, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा है। बच्चे अब खुल के मतलब कि पहले से बहुत ज्यादा मतलब कि उनकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट दिखाई दी है हमें। जी बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम इस जो 2025 में हमारी इनरोलमेंट अभी 64 है और प्री प्राइमरी की इनरोलमेंट भी 17 है। तो ये जो बिल्डिंग नहीं होने के कारण जो काफी स्टूडेंट थे हमारे स्कूल में इनरोल नहीं हो रहे थे। तो इनरोलमेंट तो शुरू से ही हमारी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी काफी स्टूडेंट थे जो मतलब स्कूल में मतलब इनरोल नहीं होते थे, क्योंकि बैठने की जगह ही नहीं थी। तो इनरोल फिर बच्चे कैसे करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स भी अच्छा माहौल ढूंढते हैं अपने बच्चों के लिए। तो अभी जब से यहाँ पर हम स्कूल में आए हैं तो हमारी इनरोलमेंट भी और ज्यादा बढ़ी हुई है। तो अभी यही है कि हमें कि हम जो जिस हिसाब से देख रहे हैं तो हमारी इनरोलमेंट और भी आगे बढ़ेगी, अच्छी जगह और सब लोगों के लिए खुशी की बात है। निरंतर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स में हमारी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने का प्रयास चल रहा है और इसी के तहत समग्र शिक्षा में भी कई सारे स्कूल्स में अपग्रेडेशन का, एडिशनल क्लासरूम्स का काम सैंक्शन हुआ, जिसमें अभी प्राइमरी स्कूल मशीरा में जो कि चेनैनी सब डिवीजन में पढ़ता है वहां पे कुछ 64 बच्चे पढ़ते हैं जिनको अभी तक अपनी डेडिकेटेड स्कूल बिल्डिंग नहीं थी, मगर समग्र शिक्षा में इस बार 45 लाख का सैंक्शन उनको मिला और अब उनके पास अपनी डेडिकेटेड बिल्डिंग है।
लगभग हमारे 12 से 13 स्कूलों में और काम ऐसा चल रहा है जहां पे एडिशनल क्लासरूम्स का और अपग्रेडेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट का काम वहां किया जा रहा है। जब स्कूल्स में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बच्चों को एक अच्छा इकोसिस्टम मिलता है पढ़ने का, और जब वो उनके पास एक टेम्परेरी बिल्डिंग रहती है तो वो कई बार वेदर की वजह से, मान लीजिए बारिश है, बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा ठंड वाले इलाके हैं, वहां पे वो उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती थी। मगर अब उनके पास डेडिकेटेड अपनी स्कूल बिल्डिंग जिसमें प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हैं, जब उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है तो हमें आशा रखते हैं कि बच्चों का टर्न आउट अच्छा रहेगा और रिटेंशन वो रहेगा और स्कूल ड्रॉप आउट जो एक बहुत बड़ा इशू रहता है वो कम होगा। स्कूल्स में अब वापस से गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ रही है उसके, क्योंकि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हो रही है, टीचर्स की रैशनलाइजेशन हो रही है, जिससे अच्छे टीचर्स भी, कई बार पहले होता था कि वो शहर के अराउंड ही पोस्टेड रहते थे, मगर अब रैशनलाइजेशन के बाद फार फ्लंग एरियाज में भी अच्छे टीचर्स जाते हैं। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज जल जीवन मिशन के तहत स्कूल्स में प्रोवाइड कराई जा रही है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्कूल्स में टॉयलेट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन से डेफिनेटली एनरोलमेंट में बढ़ोतरी देखी गई। कैसे गए आप डिफेंस फोर्स में? क्या आपकी फैमिली वालों ने आपको रोका नहीं? इस पर क्या जवाब देती है वाहिदा? और आर्मी ऑफिसर इन अवर विलेजेस, आई वांटेड टू बी लाइक देम। क्या बोलती हैं? जब मैं छोटी बच्ची थी तो हमारे गांव में भी ऑफिसर्स आया करते थे, तो मैं उनको देख के पढ़ेगा। तो आप क्या बोलोगे? हम क्या बनेंगे? बनेंगे ना। आपको अगर डॉक्टर दिखाई देंगे अपने आसपास, आपके मन में क्या होता है? जब आप उनके काम देखोगे, आप उनकी चीजें देखोगे, वो कितनी मेहनत करते हैं, तो आपका मन क्या करता है? हम भी डॉक्टर बने ना। ठीक है, छोटी बात। आज भी एक ऑफिसर बनना हो तो मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। तो उस समय भी क्या बोलते हैं, ये तो बहुत बड़ा सपना था मेरे लिए, लेकिन मैंने क्या किया, मैं अपने स्कूल के टाइमिंग में मैं गर्ल इंटरव्यू दिया। क्या दिया? किसके लिए दिया? फोर्स में जाने के लिए। किसमें जाने के लिए? फोर्स। डॉक्टर तो वो बन गई, एमबीबीएस किया उन्होंने, डॉक्टर तो वो बन गई ना डॉक्टर, लेकिन उन्होंने किसमें जाना था? डॉक्टर। क्योंकि वो डॉक्टर है उसमें, तो उन्होंने उधर ही काम करना है। ठीक है, उसपे जवाब क्या देती है वाइदा? वेल, आई एम वेरी फाउंड, आई वांट टू गो टू फॉर ऑफ प्लेसेस। क्या बोला? कि मुझे अलग अलग जगह देखना बहुत, इसमें से एक हूँ। ठीक है, ये गर्व की बात है ना उसके लिए भी, उनके लिए भी एक गर्व की बात है कि भाई इतनी वुमेन्स में से मैं एक ही अपॉर्चुनिटी, जब मुझे ये चीज दी गई कि मुझे उधर जाना है, तो मैंने सबसे पहले इसको
एक्सेप्ट किया, ठीक है, मैंने ये पोस्ट सबसे पहले ली। इवन वांट टू गो इन अ सबमरीन, मेरा क्या मानना है कि मैं सबमरीन में भी जाऊं, पनडुब्बी में भी जाऊं। आई वांट टू डू एवरीथिंग विच पीपल थिंक वुमेन कैन नॉट डू, क्या बोल सबमरीन, बट whenever it is allowed I will certainly go, क्या बोलती है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट क्या हो गया, अभी प्रेजेंट क्या हो गया, अभी इस समय क्या है, वुमेन में 10th पास कर लूं, 8th पास कर लूं, 10th 12th, मैं उसके आगे भी पढ़ाई करूं, ठीक है। उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए हर एक से दुनिया के खिलाफ जाके मुझे पढ़ाया। माता पिता ने क्या किया, वो गांव छोड़ के बाहर चले गए। अब देखो यहाँ से भी, अब देखो पीछे अच्छे नहीं है। अभी तो हर जगह क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में भी क्या आ गया, बड़े अच्छे हो गए ना पढ़ाई में, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, आई समझ में। अब क्वेश्चन सेकंड देखो, अब उन्होंने जो इंटरव्यू पूछना था मतलब कि अलग करने की ही सोची थी, तो अब देखो एक बच्चा क्या बोलेगा, मैं टीचर बनूंगा, तो पीछे पीछे दूसरे भी क्या बोलते। अब यहाँ पर देखो बच्चे, ये गिनो कितने हो गए, यहाँ पर किस, अब इनको जोड़ेंगे। इस देखो, अब इसको मोती समझ लो, ठीक है, मोतियों में इतने मोतियों में अब इतने मोती जोड़ने हैं, ठीक है। अब पूरे गिनो कितने हो गए, ना जोड़े ना हमने, देखो इधर कितने थे, इसको क्या करना है, जोड़ना है, इससे जोड़ना है, ठीक है। अभी आपको स्कूल देखो 6 7 8 कितनी हो गई, इधर कितनी टॉपिक बनाएंगे, 2 3 4 5, मैंने भी किया पक्का, कितनी थी इधर, कितनी टॉप बनी थी, 11 बनी थी, मैंने कितने डाल दिए, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बने ना 11। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये ऐसे नहीं, गौतम स्टैंड। और अब अगली खबर, कानपुर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में बीते 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। शहर के कई प्रमुख इलाके जैसे खिदवई नगर, गोविंद नगर, घंटाघर और फजलगंज में सड़कों पर पानी भर गया है। जल भराव के कारण स्कूली बच्चों, ऑफिस जाने वाले लोग और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
पूरा डूब चुका है। भैया जाबो ये सरकार है बीजेपी की, आदमी है इधर डूबो जा रहा हो। वो क्या बात भैया हाँ भैया। और अब अगली खबर, ग्वालपाड़ा में पैक एंड रिजर्व फॉरेस्ट से अतिक्रमण हटाओ अभियान। असम के ग्वालपाड़ा जिले में प्रशासन ने पैक एंड रिजर्व वन क्षेत्र में बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। प्रभागीय वन अधिकारी तेजस्वामी के अनुसार ये इलाका वर्ष 1982 में रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इस पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो चुका था। करीब 140 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध ढंग से मानव बस्तियां बसाई गई थी, जिससे क्षेत्र में हाथी मानव संघर्ष की घटनाएं तेजी से बढ़ी। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, तो ऑलमोस्ट 1982 में इसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था। तो यहाँ पे बहुत एनक्रोचमेंट, ऑलमोस्ट 140 एरिया हेक्टेयर का एनक्रोचमेंट था। तो इसको अभी हम लोग ग्वालपाड़ा तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पे हाथी और ह्यूमन और कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट देश में सबसे ज़्यादा है, वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो इसके लिए हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी डायरेक्शन है कि मैंने ऑल द जो भी एनक्रोचमेंट है तो इसको क्लियर करना चाहिए एंड फॉरेस्ट को रिवाइव करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आजिलो के आज तक हमारा ऑलमोस्ट 650 हेक्टेयर ऑलरेडी एनक्रोचमेंट क्लियर हो गया है एंड आज को मिला के हमारा टोटल 790 to 800 हेक्टेयर हमारा एरिया क्लियर हो जाएगा। एंड ये एरिया को भी फॉरेस्ट रिवाइव, पूरा जो भी मैनमेड स्ट्रक्चर्स है इस सबको क्लियर करके यहाँ पे फॉरेस्ट रिवाइवल करने के लिए अभी प्रोसेस शुरू होगा। सर ये एविक्शन कितना दिन चलेगा? ये हमारा टारगेट है कि हमारा टोटल जितना भी मशीन्स लगे हैं आज मैक्सिमम कंप्लीट होना चाहिए एंड मैक्सिमम मे बी बाय इफ रिक्वायर्ड टुमारो। सर आज कितना एक्सकेवेटर यूज कर रहे हैं सर? 40 एक्सकेवेटर सर कितना हेक्टेयर लैंड आज ये एविक्शन हो रहा है? अराउंड 140 हेक्टेयर विल बी एविक्टेड। सर 140 हेक्टेयर क्लियर होगा आज। और कितना हाउस होल्डर है यहाँ पे सर? यहाँ पे टोटल फैमिली 1080 है एंड टोटल जो स्ट्रक्चर्स है ह्यूमन में मैनमेड स्ट्रक्चर्स जो है वो 2700 है। सर व्हाट अबाउट से ऑन मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट? मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट Golpara is one of the highest, so that's the reason we are going to we have got direction also to remove all encroachment from our reserve forest area so that the forest can be revived so that the elephant will get a breathing space. So on that direction we already cleared 650 hectare till today, till before this, including this eviction we will be clearing
total area will be 800 hectares, which will be free of encroachment. Today I will be clearing 140 hectares. So the entire area will be cleared of human man-made structures, and the work will be taken up for revival of the forest area. Specifically, our stress is on creation of bamboo forest. Nah. Kau join ah? आइए देखते हैं अगली खबर। विमान हादसे पर प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद उठे सवाल। 12 जून को हुए AI-171 विमान हादसे की AAIB द्वारा जारी की गई प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद अब पीड़ित परिजनों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। इस हादसे में अपने माता पिता को खोने वाले यशपाल सिंह ने कहा कि उन्हें सरकार और जांच एजेंसियों से कुछ अहम सवालों के जवाब चाहिए। रिपोर्ट में एक पायलट द्वारा दूसरे पायलट से ये पूछने का जिक्र है कि क्या तुमने स्विच बंद कर दिया था। जी, आपका नाम? यशपाल सिंह, अर्जुन सिंह वासंदिया। यशपाल सिंह, जो प्लेन हादसा हुआ सर, उसमें आपके परिवार में से किसकी डेथ हुई थी और अभी रिपोर्ट आया है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? हाँ, तो लास्ट मतलब एग्जैक्ट आज 1 मंथ होने जा रहा है। मेरे मेरे फादर का नाम है अर्जुन सिंह उदय सिंह वासंदिया एंड मेरी मदर है दिव्याबेन अर्जुन सिंह वासंदिया, जो लास्ट मंथ में 12 जून 2025 को AI-171 प्लेन में
लंदन के लिए रवाना हुए थे, तो ये प्लेन क्रैश में उनका डेथ हुआ था। तो अभी मैंने न्यूज़ के माध्यम से मुझे पता चला है कि एक न्यूज़ रिपोर्ट आई है। तो रिपोर्ट के हिसाब से मुझे भी मैंने कुछ क्वेश्चनर बनाए हैं कि मेरी जितनी समझ है, मुझे जितना भी जो भी कुछ नॉलेज है उसके मुताबिक मुझे कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार से और जांच एजेंसी से कि अभी जो यहाँ पे रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि जो इंजन जब कॉकपिट में जो वॉइस रिकॉर्ड हुआ है उसमें एक पायलट ने दूसरे पायलट से क्वेश्चन किया कि कट ऑफ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हुआ है, तो आपने इंजन बंद किया कि नहीं किया, ऐसा कुछ स्विच रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया। तो मतलब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि ये अलर्ट क्यों आया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अलर्ट आया तो ये प्योरली हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ टेक्निकली इश्यूज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकेंडली आप मैंने न्यूज़ में एक वीडियो भी देखा था जिसमें प्लेन में एयर टर्बाइन जो वो वहाँ पे रैम एयर जो है वो दिखाई दिया था। ये टर्बाइन मतलब एक इलेक्ट्रिक जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई उसके लिए वहाँ पे उसका यूज़ होता है। बट यहाँ पे मुझे पता चला कि ये पावर सप्लाई भी यहाँ पे फेल हुआ है। तो पावर सप्लाई फेल हुआ मतलब ये भी एक टेक्निकली इशू मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये भी एक जांच के विषय में एक है। सेकेंडली यहाँ पे ATC है, ट्रैफिक कंट्रोल जो है, उन्होंने जब भी प्लेन टेक ऑफ होता है तो उससे पहले ATC यहाँ पे जांच करती है सभी चीज़ों की कि प्लेन में जो भी उनकी SOPs है, उनकी जो चेक सीट है उसके मुताबिक वो जो दायरे में सही हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे भी कुछ ATC ने अगर यहाँ पे गो अहेड ऑल ओके करके दिया है तो इसके बाद ये हादसा क्यों हुआ है। जो ये प्लेन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक सीट के हिसाब से जो भी इंजन का वो सब चेक हुआ कि नहीं हुआ है वो भी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जनरेट होता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि ये सभी चीज़ों की आंसर मिलना चाहिए। और मुझे एक ऐप के माध्यम से पता भी चला कि डेली 10 मिलियन लोग फ्लाइट में मुसाफर करते हैं। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा ये फिगर है। तो अगर हम लोग इसको लापरवाही से लेंगे, अगर फ्यूचर में कुछ एक्शन ना लेंगे तो कभी भी ये ऐसी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि मैंने तो मेरे घर के मेरे माता पिता को मैंने घुमाया है, तो मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में कोई अपनी फैमिली मेम्बर्स को ना घुमाए, उसके लिए उसके ऊपर कड़क से कड़क एक्शन लेना चाहिए। मैं सरकार से और जांच एजेंसी के यही आशा रखता हूं। धन्यवाद। और अब अगली खबर, कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर मुरादाबाद प्रशासन तैयार। कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि इस बार की यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए जिले के हर थाना और तहसील स्तर तक संवाद कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने पूरे कांवड़ महीने के दौरान व्यवस्था को पारदर्शी रखा है, लोगों को सभी निर्देशों से अवगत कराया है। ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कांवड़िए जल लेकर जाते हैं भगवान शिव को जल चढ़ाने। जो मेरठ और सहारनपुर के रास्ते जो लोग जाते हैं वो 23 जुलाई को शिवरात्रि के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उसके बाद भी लोग चलते रहते हैं। इस पूरे कांवड़ के माह के दौरान सबसे पहले तो हमने हर एक अपनी व्यवस्था के बारे में लोगों को परिचित कराया है विभिन्न माध्यमों से। रूट डाइवर्जन की पर्याप्त व्यवस्था की है ताकि किसी भी प्रकार से जो कांवड़ मार्ग है जिससे कांवड़िए गुजरेंगे, जो चिन्हित मार्ग है, उससे किसी तरीके का क्लैश ना होने पावे। और इस बात की भी पहचान की है कि किस समय सबसे ज़्यादा भीड़ रहेगी, उस समय किस तरीके का डाइवर्जन प्लान रहेगा। हरिद्वार से लेकर और बाकी अगल बगल के सभी मंडलों जिलों सबसे कई बार वार्ता हो चुकी है। निचले स्तर पर ग्राम प्रधान से लेकर कांवड़ समितियों से लेकर जो लोग कांवड़ लेके जाने वाले हैं उन लोगों तक वार्ता हुई है। प्रत्येक थाने प्रत्येक तहसील के द्वारा वार्ता की जा रही है। तो हमारी पूरी कोशिश ये है, पूरा प्रयास ये है कि जो जल लेके जाएंगे इस पूरे दौरान भगवान शिव को चढ़ाने अर्पित करने, उनमें से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, पर साथ ही साथ जो सामान्य जन है उनको किसी समस्या का सामना न करना पड़े, इसकी भी तैयारी की है। डाइवर्जन प्लान जो रूट का होगा वो पहले से ही सबको बताया जा चुका है और कंटिजेंसी प्लान भी हमारे तैयार हैं। जो बीमार हैं उनको निकालने या जो किसी तरीके की आपदा में या किसी आकस्मिकता की स्थिति में के जो प्रबंध हैं वो सारे कर लिए गए हैं। सभी मार्गों पर
जो आपूर्ति है, आपूर्ति सुनिश्चित करने की पूरी व्यवस्था कर ली गई कि इस वजह से किसी भी प्रकार की कोई आपूर्ति न बाधित हो। जहां दो समुदायों के बीच का कोई ऐसी आशंका है उसको भी निर्मूल कर रहे हैं, दोनों समुदायों से बात कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि प्रत्येक समुदाय, खासतौर से जो दूसरा वर्ग है, वो जो कांवड़ियों के स्वागत के लिए उत्सुक है, उनको जगह जगह पे जो व्यवस्थाएं हैं वो उनके द्वारा की जा रही हैं। मार्ग में पड़ने वाले प्रत्येक पेट्रोल पंप पर सफाई की व्यवस्था, टॉयलेट में नहाने स्नान आदि की व्यवस्था सब कुछ सुनिश्चित की गई है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये पूरी जो इस बार की कांवड़ यात्रा, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। सिर्फ एक घटना जो एक्सीडेंट की है वो इस मंडल में होती है और उसका कारण डाक कांवड़िया है। सभी से अपील की जा रही है कि भक्ति में कोई तेजी नहीं होती, कोई कंपटीशन नहीं होता कि 24 घंटे में 48 घंटे में आप लेके पहुंच जाएंगे जल। भगवान शिव भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं। अगर आपाधापी और तेजी करेंगे इसमें एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। हमारे यहाँ पीछे जितने भी एक्सीडेंट के कारण थे वो यही थे। हमारे यहाँ रोडवेज ट्रांसपोर्ट की जितनी बसें हैं सभी ड्राइवरों की लगातार निगरानी और चेकिंग की जाएगी कि कहीं कोई रैश ड्राइविंग, कहीं कोई शराब पी के गाड़ी चलाना ना करे। मार्ग में पड़ने वाले सभी जो मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले जितनी भी दुकानें हैं उन सबको यथानुरूप उन सबको प्रतिबंधित या रेस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है कि किसी तरीके का वहाँ पर की गड़बड़ी ना होने पावे। मांस मदिरा की सभी दुकानों को ताकीद कर दिया गया है। ढाबों पर भी लोगों को बता दिया गया है कि कांवड़ियों की भावना के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ न होने पाए। और इसके साथ ही अगर कोई इसके बहाने उपद्रव करेगा उससे भी निपटने के लिए हमारी पूरी पुलिस फोर्स तैयार है। एक मीटर के हिसाब से हमने मैपिंग की है। सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। कोई अनावश्यक किसी के ऊपर दोषारोपण करेगा तो सीसीटीवी कैमरा में उसको कैप्चर किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन कैमरे, वीडियो कैमरे जगह जगह पर हमारे जो LIU के लोग हैं वो हर जगह पर विद्यमान रहेंगे। कहीं कोई बाहरी जो डिस्टरबेंस है उसकी आशंका को भी पूरी तरह निर्मूल करने के सारे प्रबंध किए गए हैं। लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, सिर्फ इतनी नहीं है कि डीजे की हाइट और डीजे की चौड़ाई, डीजे पे बजने वाले गाने, लोगों को उकसावा, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ से। इसके लिए जो ओरिजिनेटिंग प्लेस है जहां से ये कांवड़िए उठेंगे उसी जगह पे हम सबसे बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं और सबको समझा रहे हैं कि कोई भी उसमें कई सारे पहलू जुड़े हैं। हाइट तो हो ही ना, इसकी वजह से कई बार नुकसान हुआ है। बिजली के तारों से टच करके कई बार करंट लग के लोगों की मृत्यु हुई है। चौड़ाई होती है कई बार, उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। बेतरतीब अगर उसकी डिजाइन की गई है तो जैसे आगे पतला पीछे चौड़ा जैसी अगर व्यवस्था की गई है तो इस बार सभी को समझाकर उसको बेहतर शेप में, सबसे इम्पॉर्टेंट है भगवान शिव की भक्ति। और जो हम शोभा यात्रा भी निकालते हैं या लेके जाते हैं उसमें भी भगवान शिव के लिए ज़्यादा चीज़ें होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश और सभी को ये समझा रहे हैं कि एक तो आपके डीजे की हाइट 10 फीट से ज़्यादा ना हो, ये बेहतर होगा। अधिकतम 12 फीट की उसकी है, लेकिन अधिकतम न जाए तो अच्छा है, 10 फीट से कम ही रहे। बहुत ज़्यादा डीजे के कंपटीशन, ये भक्ति के लिए कंपटीशन होना चाहिए। ये किसी का डीजे कितना ऊंचा और चौड़ा है इससे भगवान शिव प्रसन्न नहीं होंगे। ये सबको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि डीजे में गाने बजने चाहिए, वो भक्ति भाव के गाने बजने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, सब स्तर पर हम लोगों को समझा रहे हैं कि भक्ति के ही गाने, क्योंकि आप भक्ति के लिए उद्देश्य से जा रहे हैं तो सिर्फ भक्ति का होना चाहिए। परमार्थ, कंपैशन, लोगों से भ्रातृत्व भाव, भगवान शिव की जो मूल जो संदेश है कि भगवान शिव सबके हैं, चाहे वो किसी भी भूत प्रेत पिशाच जब सबके हैं, तो सभी को अपनाते हुए सभी के साथ प्रेम भाव से अगर ये पूरा किया जाए उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। तो जैसे जो बात डाक टावर के साथ है, जो बात स्पीड के साथ है, जो बाइक की साइलेंसर खोल के चलने वाले हैं उनके साथ है, वो सब तो कर ही रहे हैं। और यही रूल डीजे के साथ भी लागू होगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि एक तो शुरुआत होने ही न पावे, और यदि कोई इसका वायलेशन करता है तो तुरंत हम उस पर कार्रवाई करें। साथ ही डीजे जो लोग सप्लाई करते हैं उनको ताकीद किया गया है कि उनके विरुद्ध बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर उन्होंने इस तरीके का प्रयास किया, चाहे किसी के कहने पर भी, अगर उन्होंने वायलेशन
अब अगली खबर। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा, कई घाट जलमग्न। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे शहर के कई घाट जलमग्न हो चुके हैं। लगातार बारिश और बांधों से छोड़े जा रहे पानी की वजह से नदियों में उफान देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले जलस्तर प्रतिदिन 1 फुट की रफ्तार से बढ़ रहा था, लेकिन अब ये रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है और फिर भी खतरा बना हुआ है। प्रयागराज में बाढ़ की क्या स्थिति है? प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति ये है कि आई थिंक कुछ दिनों से ये यमुना जी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रही हैं, और हालांकि जो 5 दिन पिछले का जो दिन था उसमें 1 मिनट में 1 फीट बढ़ रही थी। अभी जो जल स्तर है वो थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब जैसा कि देखते हैं कि अभी पानी जो है बहाव थोड़ा कम है और इस वजह से पानी कम बढ़ रहा है। और पिछले जगह से अगर पानी आता है तो ये थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगी और यहाँ तक पानी आएगा, यहाँ तक कंफर्म पानी आता है, फिर उसके बाद घटती हैं, फिर हालांकि बारिश होता है तो फिर बढ़ती यहाँ तक, इससे आगे नहीं जाती हैं। और गंगा यमुना दोनों का जल, हाँ, दोनों का जल स्तर बढ़ रहा है। और अगर इससे पीछे कुछ बांधे वगैरह जो टूटती हैं तो पानी ऊपर तक जाता है फिर। और अभी जो यमुना जी हैं वो धीरे धीरे अपना बढ़ रही हैं। और अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। इंजन बंद था लेकिन पायलटों ने नहीं की कार्रवाई। 12 जून को हुई AI-171 विमान हादसे को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट अब सवालों के घेरे में आ गई है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद विमानन विशेषज्ञ एहसान खालिद ने एक गंभीर दावा किया है। उनका कहना है कि पायलटों को ये पता था कि विमान के इंजन की शक्ति समाप्त हो गई थी, लेकिन ये और भी चिंताजनक है कि उन्हें ये भी स्पष्ट रूप से मालूम था कि उन्होंने ऐसी स्थिति को रोकने के लिए कोई जरूरी कार्रवाई भी नहीं की।
Well, it is a toggle switch. Toggle switch means it is a switch which you lift up and then you move, and then it goes in its slot. Then you lift up and move it. It's not easy to be moved. It has to be a deliberate action of moving it, and it is not something that if something fails then it will move. So the switch, I wish I could show you what the switch looks like, but you would be able to find the video of it, of the switch. And it is, it is almost about an inch long lever that you have to pull it and move it up and down. So, for the very first and at a first glance, can we say that this report very indicates that it is a human error, like it's a pilot-based error, sir? No, any kind of a suggestion like this will actually go on to say that, it was a suicide. Very simple as this. Because that switch has no relevance. That switch does not, it is error is a word in which, we do by mistake. By mistake you cannot climb to 10th floor. Okay, it has to be an intentional activity to go to 10th floor from ground floor. Isn't it? So there is no unintentional, and here the pilot is denying. In the cockpit, the pilot is there is a discussion, because when the pilot flying feels that there is no power, he says, obviously he says, why did you cut off? He says, I didn't do it. So there is a denial from the pilot side also, that he did not do it. So whatever happened automatically. All I am saying is, automatically the switches don't move. The very question which I was referring to, sir, that both the pilots were discussing that the second pilot was saying that he didn't move it. So how this fuel switch got moved? And if the cockpit voice recording is telling that pilots were conversating about this very fuel switch, and it was very 92 seconds in which all this got happened, sir. And the same question which I have asked you many times, sir, that if this flight will be in mid-air, can we have more time to adjust it all and fix it also? Yeah, so if this aircraft was in mid-air and like 35,000 feet, 40,000 feet, and both engines did fail, then the memory items does say move these switches to off and move it to run. And that is the procedure for relighting or restarting the engine. So if the switches had been moved, even in this case, it would only be in the process of getting the power back. But that is post and happening of engine failure, not before. What now for this accident, sir? And what are the takeaways after this accident, sir? Yeah, and when we talk about the very aviation sector, very aviation industry, sir. So how do you look at this very particular accident after this report, sir? After this report, I think there will be more questions asked there as to why the engine failed, because before this there were so many questions to be asked or speculations were there. Okay. Definitely the pilot community will be unanimous in its opinion that it is not an inadvertent action of moving the switches up and down. Okay. And the engines could shut automatically, or electrical signals or the computer signals can be wrong, but it cannot move the switches up and down. So we need more clarity on it. Was it the fuel switch, or was it the fuel shut-off valve that the AIB means? Can it be something else from the aircraft side as well? Because it's a very, very huge thing. And when we talk about the Boeing, this particular aircraft, you have always defended this aircraft, sir, and I have always asked many questions from the point of view, from the Dreamliner point of view, sir. Look, even with this particular accident, this continues to be the safety, as per the safety record, it continues to be the safest aircraft in the world. That is one. That is Boeing 787. Okay. However, if there was a problem with the engine or the engine logic system or the fuel supply logic system, I don't know.
they need to investigate, because things do go wrong, and whether they go wrong because there was a design fault, then Boeing will have to do something about it. If it goes wrong, because here the fuel switches cannot move on its own. Okay, sir. Thank you so much for giving your time today, and I certainly appreciate. Thank you. Okay, very good morning. Once again, we are back with the report. AIB preliminary report has clarified few speculations which is out of the window now. There was no sabotage, there was no fuel contamination, there was no flap misconfiguration, there was no problem with the aircraft maintenance. Aircraft was producing full power and it achieved the right speed and it got airborne, and first 3 seconds of its flight was absolutely normal. Now this is conclusively proven by the AIB report. In the time stamp of 0842, that is 3 seconds after takeoff, the AIB report states that the power, the engine run cutoff switch, fuel switch transitions from the run to cutoff within 1 second. That means within 1 second this switch moved its position. There is no automatic movement of this switch. The switch is a physical switch and it cannot move inadvertently or because of any failure or because of any malfunction. What is conclusive is that at that particular instance, the aircraft stopped to produce power. It was producing 100% power or thrust, and thereafter it started to reduce power, at which the AIB says the pilot asked the other pilot, why did you cut off the switch? Pilot said, I didn't do it. That means pilots were aware that the aircraft engine power has been lost, and pilots also were aware that they did not do any action to cause this. From thereafter, for next 10 to 14 seconds, engines were not producing power and the aircraft eventually lost lift and speed, and then it continued to descend. The AIB report says that the switch transitioned from off to run and aircraft was trying to start itself, and in the process it went to collide. When it collided, the switch position was at the run position. The AIB report to me is only conclusive to say that the accident happened because both engines lost power. This stage is not there to find out why did it lose power. Both did lose power. Any suggestion, any kind of an commentary, any kind of an speculation that pilots killed the engines 3 seconds after takeoff is totally incorrect. It is not a possibility. It is not a technical possibility that the switches which can be moved from one position to another on its own. Maybe the AIB should have clarified, or maybe it will clarify in due course of time, that it was not the fuel cutoff switch but the fuel shut-off valve that probably switched off while the fuel cutoff switch continued to remain in its position. That being said, I think one thing is conclusive, that we have lost the power and the aircraft went down. और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को तारों से मुक्त बनाएंगे। दिल्ली अब जल्द ही ओवरहेड तारों से मुक्त हो सकती है। राजधानी में बिजली और टेलीफोन की उलझी हुई तारों की जाल से छुटकारा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक विजन है कि दिल्ली एक दिन पूरी तरह से ओवरहेड तार मुक्त हो। आज का ये कार्य जिसमें ओवरहेड वायर्स को अंडरग्राउंड किया जाना है, एक पायलट प्रोजेक्ट है दिल्ली के लिए, एक सोच है, एक विजन है कि वायर फ्री, ओवरहेड वायर फ्री। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
दिल्ली में वेलकम इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरी। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के वेलकम इलाके में सुबह करीब 7:30 बजे यानी कि कल सुबह करीब 7:30 बजे एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। घटना जनता कॉलोनी की गली नंबर 5 में हुई। डीसीपी संदीप लांबा ने बताया कि इमारत मतलूफ नामक व्यक्ति की थी और इसके गिरने से सामने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। सुबह करीब 7:15 साढ़े 7 के बीच की कॉल है। इसमें ये गली नंबर 5 जनता कॉलोनी वेलकम में एक बिल्डिंग गिर गई। 3 मंजिला बिल्डिंग थी, उसकी 2 माले कोलैप्स हो गए। ये मतलूब नाम के व्यक्ति की बिल्डिंग थी। इसमें इस बिल्डिंग सामने वाली बिल्डिंग को भी थोड़ा डैमेज किया है। इसमें 7 लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर लिया है और अभी पुलिस की, फायर की, सिविल डिफेंस और नागरिक सुरक्षा समिति की टीम लगी हुई थी। कुछ मलबा निकाल के ईदगाह की साइड में रखा हुआ है और अभी एनडीआरएफ की टीम आ गई है जो सर्च ऑपरेशन अभी उन्होंने चला रखा है। जल्दी बाकी जो फंसे उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। सर कितने लोग अंदर दबे होने का संख्या? 3 या 4 आदमी अभी दबे हो सकते हैं। सर जो निकाला उनको कैसी हालत है उनकी? अभी ठीक है, अभी तक रिपोर्ट के हिसाब से ठीक हालत है। कैमरे पे मत देखो, उधर देखो। हाँ, कैमरे पे मत देखो, उधर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। शॉट लेने हेलो हेलो मैसेज डाले थे ना, मैंने कहा रजत भाई भेज देंगे ग्रुप में। अबे सर का फोन आया था। अबे नहीं, अजय हाँ चालू कराओ। खतरे में लाइट चालू कर दी। अभी तक नहीं साथ संजय उधर से करंट ऑन कर दिया। अटवाल भी आ जाए एक बार। ये अटवाल भी और अब अगली खबर। धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर तीखा हमला। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कड़ा हमला बोला है। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी ओडिशा की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान नहीं करते और उनके हालिया दौरे ने इसे फिर से साबित कर दिया। प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी इतने ज्ञानी नहीं, वो भी वही बोलते हैं जो उनकी टीम उनके लिए लिखती है। देखो, राहुल गांधी जी का पढ़ाई कम है, उनका कोई प्रस्तुति कम है। उनकी सहयोगी जो लिख के देते हैं वो वही बोलते हैं। मैं तो अपेक्षा करूंगा, मैं तो कल ये चाहता था, शायद मेरे को अच्छा लगता, भले ही हमारी वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो, लेकिन एक पार्टी के नेता है। उस पार्टी ने हमारी उड़ीसा को जितना अपमानित किया है,
उस अपमान का अगर वो कल क्षमा प्रार्थना करते तो उचित होता। उड़ीसा की सुपुत्री, भारत की आज की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने और स्वयं इतने अपमानित किए हैं। हम तो चाहते थे राहुल गांधी जी लंबे समय के बाद उड़ीसा आए हैं, उड़ीसा में वो उड़िया लोगों को क्षमा याचना करते। मैं और मेरे पार्टी और मेरे परिवार द्रौपदी मुर्मू जी को जो हमने आहत दिया है, जो असम्मान किया है, जिसके कारण उड़िया लोगों के मन में आघात हुई है, उसके लिए मैं उड़ीसा को क्षमा याचना मांगता हूं, उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। यह ना करके उन्होंने कल और अपना अहंकार का पराकाष्ठा दिखाई। उड़ीसा में जो भी कोई महानुभव आते हैं, महामहिम राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं, केंद्र सरकार के कोई मंत्री आते हैं या उड़ीसा के कोई मान्यगण्य अतिथि आते हैं, पुरी जाते हैं या भुवनेश्वर आते हैं, तो उनको महाप्रभु जी की जो सेवा में जो वस्त्र लगता है, जिसको हम यहाँ खंडुआ पाठ कहते हैं, कल यहाँ उनको खंडुआ पाठ से उन्हीं की पार्टी के लोगों ने, वहाँ तो कोई बाहर वाले थे नहीं, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनको श्रद्धा से उड़िया समाज की ओर से उनको उपहार दिया, उनके गले में महाप्रभु के आशीर्वाद पहुंचाया। मैं तो उड़िया हूँ और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखा, आज के राष्ट्रपति जी को देखा, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को देखा, जब भी वो पुरी आते थे, रामनाथ कोविंद जी को देखा, गृह मंत्री अमित शाह जी को देखा, जब भी आते थे हम तो जगन्नाथ जी की एक वस्त्र भी हमको मिल जाए, शुद्ध मिल जाए, हम उसको पवित्र मानते हैं। कल जिस तरीके से चित्र सब आप लोग दिखा रहे हैं, जिस तरीके से खंडुआ पाठ को उन्होंने निकाल के उतार दिया, ये उड़ीसा के बारे में उनको लेस मात्र ज्ञान नहीं है, सिर्फ एक थिएटरिक्स है, नाटकीय तरीके से चीजों को बोलने का उनको एक बीमारी आ चुकी है, दिवालिया हो चुके हैं। दिवालिया व्यक्ति से क्या अपेक्षा किया जाता है? सर, रथ यात्रा के बारे में भी उन्होंने ये आरोप लगाया कि अदानी के लिए रथ को रोक दिया गया। देखो, दिवालिया व्यक्ति से क्या अपेक्षा किया जाता है? जिनको उड़िया भारत की भाषा, साहित्य, सभ्यता के बारे में जो अवगत नहीं है, जो अहंकारी है। इसलिए मैंने कल कहा था, नाचना जाने अंगन टेढ़ा, पढ़ाई नहीं है लेकिन उनकी स्कूल बैग बहुत बड़ा है, पढ़ाई आता नहीं। हमारे उड़ीसा में कहा जाता है पाठो कम बस्तानी बड़ो, पढ़ाई कम होता है लेकिन स्कूल बैग बहुत बड़ा है। उनकी स्कूल बैग के बोझ से वो दब रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा को अदानी चला रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? छत्तीसगढ़ में उनकी शासन था, कौन चला रहा था? अभी उन्हीं के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी क्या स्टैंड लिए थे उस कंपनी की CSR के बारे में तेलंगाना में? देखो, इंडी पार्टी के लोग क्या तय कहते? देखो, ये भ्रष्ट लोग हैं, ये दिवालिया लोग हैं, ये देश की विकास नहीं चाहते हैं, गाली गुलज और द्वेष की राजनीति को विश्वासी है। उनको महाप्रभु जगन्नाथ निश्चित रूप में कल सद्बुद्धि काल कुछ दिए होंगे, शायद वो सुधर जाएं। और अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शुभा के साथ, तो और देखते रहिए MNS न्यूज TV। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।